भाइयों ने हमारे अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए, ये उसी प्रकार से जो 46 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदू राष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम बताया था। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के मुसलमान हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही मस्जिद खतरे में है। भारत में कई और मस्जिदों को तबाह किया जा सकता है। इस्लामी धरोहरों को बचाने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, अखंड भारत शाश्वत सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को निशाने पर ले लिया है। कोई उनसे अखंड भारत का नक्शा मांग रहा तो कोई इसे चुनावी प्रोपोगेंडा करार दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। हिंदुस्तान में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उस तरह की बात, वो इश्यूज उठाते हैं, वो विकास की बात नहीं करते, वो अपने एजेंडे की बात नहीं करते, अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। उन्हें उस पर बात करना चाहिए, उस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए कि जब वो सरकार में है, उनका दायित्व है जनता के प्रति हिंदुस्तान की, तो उन विषयों पे उन्होंने क्या किया। हिंदुत्व राष्ट्रवाद बीजेपी के वो दो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे वो दूसरे दलों पर भारी पड़ती है। उसे पार्टी विद डिफरेंस का दर्जा मिलता है। हिंदुत्व के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, राष्ट्रवाद के लिए कश्मीर से 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता उसके प्रमुख एजेंडे रहे हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया, कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई, CAA, NRC पर सरकार आगे बढ़ गई, जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा है और अब अखंड भारत पर भी बात शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इसको हवा दी है बीजेपी संगठन और आरएसएस के चहेते सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जिनकी पहचान योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे राष्ट्रवादी नेताओं की बन चुकी है। देखना यह है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस इस पर कैसे काउंटर अटैक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अखंड भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। अखंड भारत से डॉक्टर मोहन यादव ने दी राष्ट्रवाद को हवा। लोकसभा चुनाव के लिए ठोस रणनीति तय कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद एक और फायर ब्रांड CM की कतार में है मोहन यादव। कांग्रेस को क्यों चुनावी जुमला लग रहा है अखंड भारत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हालिया बयान से राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है।
राजनीतिक गलियारों में उस बयान की चर्चाएं हैं, और चर्चा सिर्फ प्रदेश और देश तक नहीं है बल्कि देश की सीमाओं से परे पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस प्रकार की चर्चा पर आपत्ति जताई है, इस प्रकार के बयान पर आपत्ति जताई है। लेकिन मोहन यादव ने कहा कि अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, जो हमारा राष्ट्रगान है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग, तो ये हमारे राष्ट्रगान में भी है। और सिंध को भारत से, सिंधु घाटी की सभ्यता को भारत की संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और अफगानिस्तान हिंदू कुश के पहाड़ियों तक उन्होंने भारत की राष्ट्रगाथा और जो हमारा प्राचीन काल था वहाँ तक भारत की सीमाएं और भारत राष्ट्र के तौर पर तमाम देशों को अपने में समेटे हुए था। तो उन्होंने कहा कि ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है और हम एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, तो अखंड भारत की हम जो बात की है वो गलत नहीं है। ये हमारी तमाम साहित्यिक रचनाओं में उद्धृत है, वो मिट नहीं जाएगी भले ही हम आज बात कर लें। इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह जी ने लगे हाथ उनसे अखंड भारत का नक्शा मांग लिया, तो कांग्रेस के अन्य नेता बोले कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, अखंड भारत की बात पर आपको नाराजगी क्यों है? नक्शा मांग रहे हैं आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिसमें महारत हासिल है, किसी चीज़ को मिटाने में, किसी चीज़ को अलग तरह से पेश करने में, किसी के देश की भावनाएं किसी बात के लिए किस तरह की उसको गलत तरह से मरोड़ के पेश करती है जो, तो उसी सेंस में मांग लिया होगा कि इनके पास कौन सा नक्शा है, वो नक्शा पता पड़ जाए कि कहाँ तक है, आगे समझ में आ जाए। और रही बात जो हमें अखंड भारत से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इस बात से है कि जो हर चीज़ को इवेंट बनाने का प्रयास करते हैं, जो हर चीज़ को चाहे आस्था का विषय हो, चाहे देश प्रेम की भावना का विषय हो, हर चीज़ को चुनावी मुद्दे के साथ तुलना करके चुनावी माइलेज लेने का प्रयास करते हैं। जबकि इस देश में, इस प्रदेश में आम जनता से जुड़े कुछ ही भावनाओं के अनुरूप जो मुद्दे जुड़े होते हैं, कुछ मुद्दों में राजनीति नहीं करना चाहिए। हर समय आदमी को अपना चुनाव ही नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हर 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो कोई भी काम करती है तो चुनाव के हिसाब से करती है। अब ये राष्ट्रगान की बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रगान के पीछे जो भावना है उस भावना को उद्धृत नहीं करेंगे, उस भावना को परिपूर्त नहीं करेंगे। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात, मेरा सीना भी 56 इंच का हो गया। लेकिन ये देश और प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में है, तो उस राम जो कल्पना है उसको भी चरितार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। अभी एक हाल में अभी एक खबर है, बिहार के जो है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात की है, मतलब घोषणा की गई है। बात क्या की है? जी जी हाँ, आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। तो इसमें तो कहीं पार्टीवाद हावी नहीं दिखता। देखिए कितना अच्छा निर्णय लिया है एक अच्छे जन नेता को। तो आप भारतीय जनता पार्टी को जो आप कहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर को ये देना, तो ये तो एक अच्छे राजनेता का सम्मान करना है। नहीं, अच्छे देना चाहिए, वो तो हम नहीं बोल रहे। हमने राम मंदिर का निर्माण भी हो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो उसको देने का समय डिसाइड करते हैं, ये उसके पीछे जो इनकी सोची समझी रणनीति रहती है, उस रणनीति से हमें आपत्ति है। आपको याद होगा पुलवामा का हमला भी इसी तरह हुआ था। हमें आज तक बहुत अच्छी तरह से नहीं पता चल पाया कि 350 किलो RDX बम लेकर के मिलिट्री जैसे सुरक्षित एरिया में कोई बोलेरो गाड़ी कैसे चली जाती है, उस गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी, गाड़ी कौन चला रहा था, उन सारे बैरियर्स में किसकी ड्यूटी लगी हुई थी, कुछ नहीं पता पड़ा। फिर बाद में और ही बात पता पड़ जाएगी, मोदी जी को अवगत कराया गया था, क्या हुआ था। तो इस तरह के जो कृत्य होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें उस कृत्य से आपत्ति है। और सीएम साहब अपनी इमेज बनाने में लगे हुए कि उनकी फायर ब्रांड इमेज बन जाए, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए, उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो जाए कहीं, कि जो कंपटीटर आता है उसको कैसे साइडलाइन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में अच्छी तरह से देखा जाता है। आपदा में अवसर खोजना हो तो, किसी इस तरह की बात में भी अपनी बात को बनवाना हो तो, अब वहां राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिए, पहली बार के विधायक, उसमें भी अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। आदमी ले दे के अपने जीवन में सबसे बड़ी जो अमूल्य धरोहर होती है, उसकी पूंजी होती है, उसका अनुभव होता है। अनुभव के हिसाब से वो आगे काम करता है कि बड़ा अनुभवी व्यक्ति था, काम उसको 5 साल समझने में लग जाएंगे कि मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं। जब राहुल जी को अध्यक्ष बनाया गया था, क्या अनुभव था?
नहीं तो अध्यक्ष जी को उनको अनुरोध, लेकिन उन्होंने किया ना, अब तो किया उन्होंने। नहीं, जब बनाया गया था उन्हें खड़गे जितने वो जाने देते नहीं थे। देखिए, मेरा मतलब ये है, आप सबको ही जानते हैं, अब यहाँ पे कोई बात कुछ भी करें, लेकिन अच्छी तरह से बात जानी जा रही है कि इस बार जो मुख्यमंत्रियों को, चाहे शिवराज मामा को बदलना हो, चाहे किस तरह बदला हुआ है। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, जैसे क्या है, शीला दीक्षित थी या अंबिका सोनी जी थी, वैसी प्रियंका जी हो जाती, जैसे खड़गे जी जैसे, अन्य जैसे राहुल जी हो जाते। कई बार यंग और डायनामिक लोगों में भी ऐसा नहीं हो जाता, हम ये नहीं बोल रहे, बढ़िया करते हैं, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं उसके पीछे जो सोची समझी रणनीति होती है, जो एक साजिश की बू आती है, उस साजिश की बात कर रहा हूं मैं। जो आज का एक मतलब आप खत्म कर दो कि कोई दूसरा कंपटीटर न हो। यहां शिवराज सिंह चौहान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया, यहां भावनात्मक जो रिश्ता है उन्होंने लाडली बहना के नाम पे लड़ा नहीं किया उन्होंने, क्या ये हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी बदल दिया गया। तो अब ये बोल रहे हैं, माननीय देश की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी के कार्य क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, तो कहीं उसका भी खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अब राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला आ भी गए हैं, अब सब कुछ है, अब नॉर्मल हो चुकी है चीजें, अब जनता की तरफ चला जाए। जो बड़ी बड़ी बतौलेबाज के सत्ता में आए थे, अब उन मुद्दों की तरफ जाया जाए, लेकिन अब मुद्दों की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये लोकसभा चुनाव तक नए नए मुद्दे, इसी तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दे लाते रहेंगे, और उसी हिसाब से इनका चुनावी गणित, जो भी इनके कैलकुलेशन चल रहे हैं, 400 पार बोल दिया भाई लोगों ने, तो पूरी दुनिया लग गई, चाहे कांग्रेस का हो वो भी लग गया, भाजपा का वो भी लग गया, पूरी मशीनरी में लग गई है। नहीं लग रहा है अयोध्या धाम में जो इनकी नहीं, अब हम बोल देंगे कि 400 पार नहीं आए, कहेंगे देखो राम भक्ति की वो कर रहा है, हमने राम मंदिर बनवाई, ऐसा मना कर रहा है, 400 पार नहीं आएंगे, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप 400 की तो उम्मीद लगा लो लोया जी, लेकिन ये क्या है, आप जो भी करते हो इनको आती है बू साजिश की। साजिश मत करो, बाकी सब करो। देखिए नबी जी, हम कोई साजिश नहीं करते। आपका मूल प्रश्न है, मैं मूल प्रश्न पर ही चर्चा करूं। आपने मूलतः ये कहा था कि जो अखंड भारत की चर्चा आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है, तो दिग्विजय सिंह जी नक्शा मांग रहे हैं, पाकिस्तान को आपत्ति हो रही है। एक बड़ा इत्तेफाक है कि दुर्भाग्य है कि मैकेनिज्म है कि जिस बात से पाकिस्तान को आपत्ति होती है उसी से दिग्विजय सिंह जी को होती है, उसी से कांग्रेस को होती है। ये दिग्विजय सिंह जी को नक्शा मैं दे देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कि देश दो तरह के होते हैं। एक वो जो आप कागज पर लकीर खींचकर बना देते हैं, जिस तरह आपने 1947 में बनाया था कि एक पाकिस्तान हो गया और एक भारत हो गया, और एक उस तरह से होता है जो प्रकृति निर्माण जिनका करती है। प्रकृति ने निर्मित किया है इस भूमि को। हमने बचपन से पढ़ा है कि हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। माननीय दिग्विजय सिंह जी, इसका भावार्थ और बता दो, इसका भावार्थ जी, जहां से उत्तर में हिमालय से प्रारंभ होकर दक्षिण में समुद्र के तट तक की जो भूमि है वह हिंदुस्तान कहलाती है। और एक बात और कहता हूं, इसमें केवल पाकिस्तान को ऐतराज क्यों हुआ? क्या अफगानिस्तान की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं की? क्या बांग्लादेश की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं की? सबकी की, परंतु केवल ऐतराज पाकिस्तान को होता है, और वो भी ऐतराज के कारण है। उसमें से उनके आधे प्रांत तो एक पीओके है, जो माननीय नेहरू जी की गलती के कारण आज पाकिस्तान का कब्जा है, हिस्सा नहीं है। उसके अलावा जो वहां का बलूच प्रांत है वो भी भारत में शामिल होना चाहता है। तो देखिए, पाकिस्तान की अपनी समस्याएं हैं, परंतु एक बात आप बड़ी महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश को हिस्सों में बांटा, क्या उसको वापस जोड़ने में भी इनको ऐतराज है? तो ऐतराज है किस बात का कि यदि भारत व्यापक हो, यदि भारत का क्षेत्र बढ़े, यदि भारत के संसाधन बढ़े, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इससे भी ऐतराज है? और जहां तक आप स्वप्न देखने की बात करते हैं, तो आपने तो कभी राम मंदिर के बारे में भी यही कहा था, आपने तो धारा 370 के बारे में भी यही कहा था, परंतु वो सब आज देश की जनता देख रही है। जो सपने दिन में देखे जाते हैं और जिन सपनों के पीछे प्रयत्न और विचारधारा होती है, वो सपने साकार होते हैं। हाँ, केवल सपने रात में सोते में देख लेना और उनको सुबह जनता को बता देना, ये सपने साकार नहीं होते। हम तो आज भी कह रहे हैं कि भले ही लोगों को असंभव लगता है, परंतु जिस अखंड भारत की हम चर्चा करते हैं, और उसमें भी हम एक बात और जोड़ते हैं नवीन जी, कि हम केवल एक देश सीमाओं से नहीं है, हम एक सिविलाइजेशन से एक देश है, हम एक सभ्यता हैं। हम अन्य देशों की तरह नहीं है जिनकी अपनी कोई सभ्यता नहीं है। हमारी तो गांधारी गंधार से आती थी जो अफगानिस्तान में है, कुश का शहर पाकिस्तान में है,
लव का शहर पाकिस्तान में है, तो क्या ये भूमि जो है, और उसमें हम धर्म संप्रदाय की भी बात नहीं करते। ये फिर देखिए कांग्रेस का चेहरा फिर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, पर्याप्त हो गया। सुरेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, ये अखंड स्टेटमेंट ही चल रहा है इस पर भी। तो सुरेश जी बात तो बड़ी कर दी है, मतलब देखिए क्या है कि कल्पना बड़ी चीज है। अब एक समय पे जब ये कल्पना की गई होगी कि राम मंदिर की स्थापना करना है तो बड़ी थी, और निश्चित रूप से 500 वर्ष लग गए, और फिर आज़ादी के बाद भी करीब करीब 75 साल तो लग ही गए। जिस देश के कण कण में पूजे जाने वाले, इस देश की संस्कृति के संवाहक और इस देश के सामान्य जीवन शैली में शामिल, मतलब मैंने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे अन्य धर्म के लोगों को भी राम राम करते हुए देखा, और मैंने ये भी पाया कि राम की झांकियाँ निकाल रही हैं तो बैंड बजा रहे हैं तो वो अन्य धर्मों के लोग हैं, और उसमें और तमाम तरीके की साज सज्जा कर रहे हैं तो अन्य धर्मों के लोग हैं। ये तो अभी जो उन्माद जो शुरू हो गया उस वजह से, नहीं तो गाने वाले भी, मतलब मैं तो जमाने से देख रहा हूँ, यहाँ तक कि रामलीला में आधे कलाकार, रावण बनाने वाले, कड़ावीन आरती पटाखे बनाने वाले, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तब नहीं था। और अभी जो कारोबार हुआ है, इस कारोबार में करोड़ों का कारोबार हुआ इस देश में, अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी टाइप की हो गई, और उसमें सभी लोगों का कारोबार हुआ। उसमें तो दिए भी बिके, उसमें तो बारूद भी बिकी, उसमें तो कपड़ों का भी व्यापार हुआ, फूलों का भी हुआ। तो धर्म त्योहार इस देश की संस्कृति में रचे बसे हैं। अब अखंड भारत की बात कह के, और उसको जिस हिसाब से कांग्रेस ने रिस्पॉन्स किया है, मुझे लगता है कि वैसे तो मुद्दा नहीं है, अभी तो खैर एक अच्छी कल्पना है। सांस्कृतिक रूप से कई राष्ट्र, जैसे तमाम राष्ट्रों के संगठन हैं, वो हैं क्या, एक समान विचारधारा के लोग। अभी तक अर्थव्यवस्था के आधार पर बनते हैं, हो सकता है सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर एक गठजोड़ बन जाए कि भाई ठीक है, अभी भी तो राज्य में संघीय ढांचा है, हर राज्य का अपना मुख्यमंत्री, अपनी अर्थव्यवस्था है। तो संगठन अगर हो जाए, संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, और भला हो जिसमें देश का क्यों, मैं तो कह रहा हूँ भला हो जिसमें विश्व का, वो काम सबके। चलो थोड़ा अपग्रेड करने की बात है, लेकिन बात बड़ी कर दी है सर, क्या कहेंगे? मैं इस मामले में दो बातें देख रहा हूं जी। पहला ये कि ये मध्य प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो की गई बात है वो एक बड़ी कल्पना, और बड़ी कल्पना की ओर इशारा मात्र है। क्योंकि मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं, क्योंकि अखंड भारत करना किसी राज्य का विषय नहीं होता। फिर भी मैं दूसरा पक्ष ये देखता हूं कि जिस प्रकार से कॉमन सिविल कोड के मामले में उत्तराखंड के माध्यम से प्रस्ताव पारित करा के और एक टोह देने की कोशिश की गई थी, वैसा ही मुझे लगता है ये विषय उस टोह का एक हिस्सा है। और यदि सनाई करके इस मामले में ध्यान दिया जाए तो ये बात आगे बढ़ सकती है। मुझे 1953 का वो किस्सा याद है, जब नेपाल के दिवंगत महाराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा था। ये दस्तावेज है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। पंडित नेहरू जी के पास एक आग्रह भेजा था कि हम जो है अलग अलग होने से क्या लाभ है, आपके यहाँ भी विचारधारा वही है, हमारी यहाँ भी विचारधारा वही है, तो नेपाल और भारत इकट्ठा हो जाए। तो पंडित नेहरू ने कहा कि हमारा उद्देश्य जो है किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण करना नहीं है, किसी दूसरे देश को विलय करना नहीं है। इसलिए नेपाल का भारत में विलय 1953 में यानी आजादी के बाद रुक गया। यदि हम चाहते तो बांग्लादेश को आजाद कराने के स्थान पर हम बांग्लादेश को भारत में विलय करा सकते थे इंदिरा जी के समय, पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 50 साल तक किसी भी पाकिस्तान के हिस्से को या पाकिस्तान की सेना को हम भारत में विलय नहीं करेंगे, ऐसी संधि पंडित नेहरू की थी जो बाधक बन गई, जिसके कारण हमें बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना पड़ा। ये बड़े दुखद प्रसंग हैं जिनके साथ ये बातें हो रही हैं। इसके अलावा जहां अन्य जो जैसे पाकिस्तान का हिस्सा है, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि POK जो है वो हमारे यहाँ के कश्मीर को देख करके आज ईर्षारत है। अनेकों वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है वो और भारत के हिस्से में जो कश्मीर है वो, उन दोनों के डेवलपमेंट का जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन होता है तो वहाँ ईर्षा होती है और वो ये कहते हैं कि हम
यहाँ रहें। जहां तक इस स्टेटमेंट के बाद के पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, तो हर भारत का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, ये विचार करता है कि यदि अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में और मुस्लिम समुदाय के बारे में पाकिस्तान जैसा देश चिंता कर रहा है, तो उसे अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में भी उसी प्रकार का जवाब देना चाहिए जैसा भारत जवाब देता है पूरे विश्व को कि हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित हैं, हमारी अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विषय को यदि हम बहुत शालीनता से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये न्यायिक निर्णय के साथ साथ कहीं न कहीं सामुदायिक समझौता भी है, जिसके अंदर 5 एकड़ जमीन उनको दी गई, वो अपनी मस्जिद बना ले। राम मंदिर ज्यादा लोगों के भावनाओं का विषय था, इसलिए जो है समाज, मैं समझता हूं मुस्लिम समाज भी इसके लिए साधुवाद का पात्र है, जिन्होंने एक समन्वय देने की कोशिश की। आप देख लीजिए, हमारे परम श्रद्धेय शंकराचार्य महाराज के द्वारा विवाद पैदा किया गया हो या राजनीतिक पार्टियों द्वारा न्योता स्वीकार न करके विवाद पैदा किया गया हो, मुस्लिम समाज की तरफ से बड़ी सदाशयता दिखाई गई और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जी। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो ये एक ऐसा पेचीदगी भरा प्रश्न है जिसको बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ने जैसी बात है। और मैं एक चीज कह करके अपनी इस बात को विराम दे रहा हूं कि कांग्रेस को तो इससे बड़ा फायदा है कि मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। और ये पता नहीं क्यों दिग्विजय सिंह जी ने इस बात पर ऐतराज जता दिया। दिग्विजय सिंह जी को तो ये मालूम था कि उनके भाई बंद ज्यादा मात्रा में आने वाले हैं, और उनको ये भी मालूम था कि अखंड भारत का नक्शा तो राधोगढ़ के किले में रखा हुआ है। सिर्फ एक अच्छी जनता नहीं जुड़ेगी ना, नेता भी जुड़ेंगे, वहां भी अच्छे एक्टिव राजनेता हैं, ऐसा नहीं है। तो ब्रज गोपाल जी, ये जो एक नई जो चीज कह दी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ चुनावी शगुफा मालूम चल पड़ती है। नहीं, देखिए नवीन जी, चुनावी शगुफे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास गरीब कल्याण और विकास का अपना इतना बड़ा मुद्दा है कि जिस मुद्दे के साथ हम हर चुनाव में जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में 2023 में हमने इसकी चर्चा की थी? नहीं की थी। इसके बावजूद भी जनता ने हमें भरपूर 163 सीटें दी। तो कांग्रेस जो ये सोचती है, हर बात में ये सोचती है कि ये चुनाव का मुद्दा है, तो हमारे लिए कोई मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का तो हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, विकास और गरीब कल्याण। हाँ, परंतु इस देश के लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। केवल उदर पूर्ति के लिए पैदा हुआ समाज नहीं है हमारा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम केवल साधारण मानवता नहीं है, हम एक सभ्यता भी हैं। हम दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और यदि हम एक सिविलाइजेशन है और उस सिविलाइजेशन का हिस्सा अगर पाकिस्तान में है और उस सिविलाइजेशन का हिस्सा अगर अफगानिस्तान में है, तो यदि इन्हें जोड़ने के कोई प्रयत्न के सपने भी अगर देख रहा है, तो क्या आप लोगों से अच्छे सपने देखने का भी अधिकार छीन लेंगे? माननीय, क्या आप अच्छे सपने देखने का अधिकार छीन लेंगे? देखिए इस मुद्दे पे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान को देख उस मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं, हमारे अंदर की बात है, नंबर 1। दूसरा, हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया पे हमारा राज हो जाए, अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा निवेदन है कि इतनी बड़ी छोड़ देते हैं ये लोग कि नीचे वाले जो असल मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है, उस भावना की कदर नहीं करते। और उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, अभी बड़ा मुद्दा दे देंगे, पूरी बहस उसमें चलती रहेगी, फिर दूसरा बड़ा मुद्दा दे देंगे, फिर उसमें राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी करके राहुल जी को मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, मंदिर में जाने से उनको रोक दिया जा रहा। तो अपना मुद्दा करते नहीं, बस पे लगा लेते पोस्टर, उस पे कौन रोक रहा है? झंडा लगा लेते। पोस्टर लगाने से हम अपनी भक्ति नहीं दिखा सकते, हम अपने मन की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है। यही तो समस्या, इन लोगों ने पूरा मार्केट में ऐसा ला दिया कि अगर हम राम की फोटो यहाँ पे लगा के चलेंगे तभी हम राम भक्त कहलाएंगे, नहीं तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। नहीं, अगर वो नहीं जाने दे रहे थे, उस बस पे पोस्टर लगा लेते। झंडे अब तो जगह जगह मिल रहे हैं। इसका तो कोई रास्ता ही नहीं। अब इसका तो एंडलेस चीजें हैं कि बोलते जाओ। जब उन्होंने मंदिर प्रशासन ने परमिशन दी थी, इसके बाद उनको क्यों नहीं जाने दिया? छात्रों से अगर संवाद करना चाहते कर देना। मूल विषय ये किया उन्होंने, छात्र आ गए थे। मूल विषय ये है सर कि पवन जी का कहना है कि इतनी दूर की मत देखो, बहुत दूर की कौड़ी खोज लाते हैं, लेकिन थोड़ा ये प्रदेश की व्यवस्थाएं देख लो। तो देखिए, कॉरिडोर टूट रहा है, अच्छा निर्णय है, बड़ा ही मान लीजिए उसको निर्णय। आप इसको अंतिम प्रतिक्रिया के साथ मैं चाहता हूं आपके ही कोर्ट से समाप्त हो ये बात। नहीं, मैं पवन जी की एक बात से सहमत हूं कि
इस समय ये देखने का समय है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, उस यात्रा को किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। दक्षिण के राज्यों में भाजपा का उतना फैलाव नहीं हो पाया, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और जो क्षेत्र बचता है उस क्षेत्र में तो भाजपा पीक पे पहुंच चुकी है। ठीक बात। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है, इनके बारे में भी देखने की जरूरत है। तो मूल चीज ये है जी सर। लेकिन इसमें खास बात एक ये है कि जब तक भाजपा के समानांतर रूप से डेवलपमेंट का विजन कांग्रेस स्थापित नहीं करेगी, बताएगी नहीं, तब तक जनता के द्वारा कांग्रेस के प्रति समर्थन की भावना कम होगी। ये पहला विचार है जिसको मानना चाहिए, नाराज हुए बिना मानना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अखंड भारत की संकल्पना निश्चित रूप से अद्भुत है और वैसे तो अकल्पनीय ना कहें, लेकिन आश्चर्य मिश्रित भाव पैदा करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को अभी चाहिए कि वो मध्य भारत से थोड़ा नीचे जाए। अभी उसकी दक्षिण भारत में स्वीकार्यता नहीं है और अगर कहें तो नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी स्वीकार्यता नहीं है। तो पहले ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट कर लें और फिर उसके बाद इस देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लें, जिनमें अभी कड़वाहट और कसैलापन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर कुछ मिलजुल के बेहतर कर सकते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति का तो मूल ही वसुधैव कुटुंबकम है। तो हम कहते ही रोज हैं विश्व का कल्याण हो। जब विश्व का कल्याण हो तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना भी आ जाता है। और प्राणियों में सद्भावना हो तो विश्व का कल्याण और प्राणियों में सद्भावना तक तो कुछ राजनीतिक दल सीमित रहते हैं, लेकिन जैसे ही गौ माता की जय होती है उस पर वो टेढ़ी दृष्टि कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अंदर खाने बहुत कुछ मैनेज करने की और बहुत कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है। आई इंडिया एजेंडा में इतने आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।